सर। प्लीज बैठिए। सर। आपने 2020 में बीटेक किया सिविल इंजीनियरिंग से जी सर। और वर्तमान में आप कार्य कर रहे हैं जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट के। तो ये क्या हुआ है, इतना ड्रास्टिक चेंजेस कैसे? आप सिविल इंजीनियरिंग और ये जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट, ये क्या हुआ? सर 2020 में जब मेरी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुई तभी मैंने सोचा था कि मैं आरएस को एज ए करियर फील्ड चुनूंगा। तो आरएस 2021 वाला पहला अटैम्प्ट था मेरा, बट उसको मैं फाइनली क्वालिफाई नहीं कर पाया था। तो इसीलिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी और एक जॉब के लिए मैंने एक ये करियर ऑप्शन चुना, और साथ में अभी मैं दूसरा प्रयास है मेरा ये, जिसके अंदर ये मेरा पहला इंटरव्यू है। अच्छा, आप 2023 अगस्त से, क्या आपका रोल क्या है? सर जूनियर जुडिशियल असिस्टेंट में जो मैं अभी क्रिमिनल सेक्शन के अंदर हूँ, जिसके अंदर में जो रोस्टर के अकॉर्डिंग जो फाइल्स लगनी होती है, जो माननीय न्यायालय की जो कंप्लाइंसेस होती है, वो सारी उसके अंदर करनी पड़ती है। अच्छा, ये अभी जो पुराने सीआरपीसी वगैरह थे सब उनको बदल के नए लागू कर दिए गए। क्यों लागू किए, कब से लागू किए और उनके लागू करने की जरूरत किस लिए पड़ गई? सर अभी नई भारतीय नागरिक न्याय संहिता और बीएनएस साथ में लागू किया है, जिसके अंदर में जो पुराने लॉज की जो ब्रिटिश एरा के टाइम से चलते आ रहे हैं, उनके अंदर जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो प्रॉब्लम्स है, उनको दूर करने के लिए, और जो न्यू इंडिया है उसके अकॉर्डिंग जो लॉज की रिक्वायरमेंट है उनको चेंज करने के लिए। कौन कौन सी अभी ऐसी रिक्वायरमेंट थी जिसकी की वजह से इनको बदलना जरूरी हो गया था? सर जो पेंडिंग जो प्रोसेस थी वो काफ़ी कॉम्प्लेक्स थी, और साथ के अंदर जो फीमेल राइट्स के रिगार्डिंग जो कुछ चीजें मैं बता दूं, कुछ चीजें ऐसी थी जो कि उसमें जो पहले उस समय होती नहीं थी। 1871 के बने हुए थे शायद वो, जी और अब 2024 में जब इम्प्लीमेंट हुआ तो इतने इतने वर्ष निकल गए थे। तो ऐसी कौन कौन सी चीजें नई ऐड हो गई हैं ताकि इसको बदलना जरूरी हो गया था? सर अभी के टाइम पे देखा जाए तो जो एनवायरनमेंट के हिसाब से जो लॉज है उनके अंदर चेंजेस लाने के लिए, जो नए सेक्शंस ऑफ सोसाइटी है, जो डिप्रेस्ड क्लास है, उनके अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं, तो उनको एड्रेस करने के लिए नए चेंजेस आप लाए गए। कोर पे नहीं पहुंच पा रहे हैं। मैं आईटी की बात कर रहा हूँ। उस समय आईटी ओके कुछ सर। नाम की चीज होती नहीं यस थी, सर। तो जो उनको जैसे ऐड किया गया, जी सर। इसीलिए बदलना जरूरी होता है। जी ये जो इंडियन एविडेंस एक्ट नया आया है, इसमें कोई खास चीज आई है? सॉरी सर, अभी मुझे तीनों एक साथ बदले गए हैं। जी सर। तो उसमें एविडेंस एक्ट भी तो बदला गया है ना। जी सर। तो इंडियन एविडेंस एक्ट में जब आप न्यायालय में काम कर रहे हैं तो आपको पता होना चाहिए कोई डिजिटल एविडेंस को अब मान्य है कि नहीं, जो कि पहले मान्य नहीं थे, जी सर। है ना जी मान्य? सर। कौन कौन से डिजिटल एविडेंस आप मान्य रखते हो? आप तो जुडिशियली काम कर रहे हो तो आपको नॉलेज में होनी चाहिए क्या क्या चीजें आप जो अच्छा डिजिटल साक्ष्य है, डिजिटल साक्ष्य वर्ड बोलता हूँ, डिजिटल साक्ष्य में कौन कौन से साक्ष्य आजकल स्वीकार योग्य है? सर जो डिजिटल के अंदर जो फोटोज और जो वीडियोस हैं जो कि ऑथोराइज्ड हैं, अगर तो उनको यूज में ले, उनको साक्ष्य माना जा सकता है। साथ में जो पेन ड्राइव्स के अंदर इंफॉर्मेशन, सीडीज के अंदर भी इंफॉर्मेशन जो दी जाती है वो भी उसके अंदर आती है। ऑडियो टेप्स की भी अगर वो जेनरस हैं तो उनको यूज किया जाता है साक्ष्य के लिए। ओके। आजकल कुछ केसेस में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी हो रही है जी सर। जो कि पहले मान्य नहीं थी, कभी नहीं होती थी। क्यों हो रही है वीडियो कॉन्फ्रेंसेस? सर वीडियो कॉन्फ्रेंसेस से जैसे अभी हाल ही में देखा गया है कि जुडिशरी के अंदर में भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से केसेस होते हैं, क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट जो कोर्ट्स हैं वो अलग अलग जगह पर बने हुए हैं। जैसे राजस्थान के 2 बेंचेस हैं, जोधपुर एंड जयपुर। तो कुछ केसेस स्पेशली फिक्स्ड होते हैं जजेस के, तो वो ट्रेवल टाइम को रिड्यूस करने के लिए और एफिशिएंसी इंक्रीज करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग को यूज किया जाता है। अच्छा, ये बताओ, कभी ये जो हार्डकोर आतंकवादी होते हैं इनकी भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सारे केस होते हैं, क्यों? सर इनके ट्रांसपोर्टेशन को लेके इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, और जो स्पीडी ट्रायल्स के लिए भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उनको यूज करते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। अभी लिमिटेशन एक्ट में तो कोई फर्क पड़ा नहीं। अगर आप पढ़ा है लिमिटेशन एक्ट क्या होता है? नहीं सर। नहीं पढ़ा, चलिए। तो उसमें तो कोई फर्क पड़ा नहीं। ये जो हार्डकोर टेररिस्ट आते हैं इनकी जान को भी खतरा होता है। कैसे? कोर्ट तक आने में कुछ आपको इंसिडेंट्स ध्यान है? एक आध यूपी में कुछ ऐसे एनकाउंटर हो गया था कोर्ट के बाहर ही। जी सर। इसका था, क्या था वो? सर मुझे एग्जैक्ट नाम याद नहीं है, कोई शुक्ला करके थे कुछ। कोई अतीक अहमद वगैरह अतीक कुछ? अहमद का भी केस था, जिसके अंदर में जो कोर्ट से लाते टाइम में उन पुलिस की हिरासत के टाइम पे ही उनका मर्डर हो गया था। अच्छा, ये बताइए, राजस्थान में हाई कोर्ट की एक बेंच जोधपुर में है,
जयपुर में तो कोई नहीं। ये सब है यहाँ पे, सर्किट बेंच है यहाँ। और बढ़नी चाहिए क्या बेंचेस हाई कोर्ट की? जी सर, इस पे कमिटी भी बैठी हुई है हाई कोर्ट की, जिसके जो अभी रिव्यू कर रहे हैं कि और बेंचेस बढ़नी चाहिए, जिसके लिए प्रपोज्ड है कोटा के अंदर और एक बीकानेर के अंदर और उदयपुर के अंदर। अच्छा अच्छा, 3 है। चलिए ये बताइए, अभी आपकी जो हॉबी है प्लेइंग चेस, जी सर। इस चेस को खेलने से किसी की पर्सनालिटी में क्या फर्क पड़ता है, क्या निखार आता है? सर एक तो मैं बताऊंगा कि इसमें कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है चेस खेलने से। दूसरा, जो मूव्स को अपन जो नेक्स्ट मूव्स है उनके बारे में सोचते हैं, तो अपन लाइफ में भी ये इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि अपन आगे की प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बेटर कर सकते हैं। चेस का ओरिजिन कहाँ से है? सर चेस का ओरिजिन इंडिया से माना जाता है। चतुरंगा करके पहले नाम था, फिर उसके बाद में वो पर्शिया चला गया, पर्शिया में वो शतरंज बना, उसके बाद में यूरोप से होते हुए वापस चेस के नए रूल्स उसके अंदर ऐड हुए। अभी वर्तमान में भारत की तरफ से चेस ग्रैंड मास्टर कौन है? सर अभी जो वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में भी जो जीते हैं डी गुकेश हैं जो अभी, और साथ में विदित गुजराती हैं, निहाल सरीन है, आर प्रज्ञानंदा हैं, और ऐसे आगे ये कई। साउथ में ही क्यों ज्यादा, साउथ इंडियंस ही ज्यादा ये चेस में खेलते हैं, नॉर्थ इंडियंस का तो नाम बहुत कम है। चाहे आर विश्वनाथन ले ली, विश्वनानंद ले लीजिए, और आर प्रज्ञानंद, डी गुकेश, सब वहीं से हैं, हमारे इस तरफ से क्यों नहीं? सर इसका एक रीज़न ये देखा जा सकता है कि जो इसका जो फर्स्ट जो ग्रैंड मास्टर जो बने थे वर्ल्ड चैंपियन, तो वो आनंद जी थे, तो वहाँ पर एक इंस्पिरेशन का काम किया उन्होंने। और दूसरा कि जो वहाँ पर चेस कल्चर है वो स्कूल्स में और जो कमिटीज़ वगैरह जो बनी हुई है, इंटर चेस चैंपियनशिप काफ़ी ज़्यादा होती है, इस वजह से साउथ के अंदर काफ़ी ज़्यादा इसका विकास हुआ है। ये आपने अभी रोस्टर सिस्टम की बात की थी, जी सर। तो रोस्टर सिस्टम होता क्या और इसकी आलोचना क्यों की जाती है? सर रोस्टर सिस्टम ये होता है कि इसके अंदर में जो केसेस होते हैं वो डिवाइड किए जाते हैं कि कौन से केसेस किस जजेस में लगेंगे और किस डेट के लगेंगे और किस टाइप के मैटर्स लगेंगे। इसकी आलोचना इसलिए की जाती है क्योंकि इसके अंदर जैसे कुछ केसेस है जो स्पेशल ड्यूरेशन के लिए किसी जज के आगे लगे हुए हैं, तो उसके अंदर में ये देखा गया है कि कुछ वकील या फिर कुछ जो सेक्शन है वो चाह के अपने केसेस को रोकते हैं ताकि उन जजेस पे नहीं लग पाए, और वो वेट करते हैं कि रोस्टर चेंज हो और दूसरे जजेस पे उनके केस जा सके। तो क्या न्यायपालिका में करप्शन है जिसके कारण उन्हें ये फियर होता है कि इस जज के पास हमारा केस ना जाए या अमुक जज के पास ही हमारा केस जाए? सर इसके अंदर करप्शन तो नहीं, बट एक ये देखा जा सकता है कि जो प्रीवियस जजमेंट का जो रिकॉर्ड्स देखते हैं तो उनके अंदर ही एक ये जो अवधारणा बनी हुई है कि इन जजेस के आगे लगेगा तो उनको अपने जो जैसा डिसीजन चाहिए वैसा मिल पाए या नहीं, तो ये स्ट्रिक्टनेस देखी जा सकती है जजेस टू जजेस जो मैटर करती है। न्यायपालिका में करप्शन है ये सब जानते हैं, पर इसको कोई स्वीकार क्यों नहीं करता? डरते किस बात से हैं? आप भी न्यायपालिका में देखते हैं, जो मुंसिब होता है नीचे से पैसा लेता है, जजों के सामने रिश्वत दी जाती है, लेकिन इसके खिलाफ बोलने से हर व्यक्ति डरता है। ऐसा क्या कारण है? क्यों इसको क्लीन नहीं करते हम? सर न्यायपालिका या फिर और किसी भी इंस्टीट्यूशन जो भी इंडिया के अंदर है, वो सभी डेमोक्रेसी के अंदर एक स्पेशल रोल प्ले करते हैं। न्यायपालिका में लोगों का ट्रस्ट भी है, और देखा जाए तो करप्शन की संभावनाएं हर डिपार्टमेंट के अंदर होती है, बट जो उसका रोल है डेमोक्रेसी के अंदर में वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और साथ ही उसके लिए बहुत सारी जो प्रयास हो रहे हैं, जैसे अब जो डिजिटल हो गए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग स्टार्ट हो गई है, और जो भी चीजें हो रही है। आपने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। ये सब तो है, जी सर। ये हर व्यक्ति जानता है कि जिसका भी केस है वहां रिश्वतखोरी होती है, ये प्रैक्टिकल में हमने देखा भी है, लेकिन किसी की भी हिम्मत नहीं होती है कि न्यायपालिका के खिलाफ वो उसके करप्शन के खिलाफ कोई बोल दे। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का इतना डर बैठा हुआ है कि इस वजह से न्यायपालिका की कोई आलोचना नहीं करता और इस वजह से न्यायपालिका में करप्शन खत्म नहीं हो रहा है। सर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म हर एक इंस्टीट्यूशन का हो सकता है, बट अगर पूरे सिरे से इसको नहीं नकारा जा सकता कि करप्शन किस इंस्टीट्यूशन में है या नहीं है, पर सिर्फ एक या दो केसेस से ये भी नहीं बोला जा सकता कि पूरा इंस्टीट्यूशन के अंदर करप्शन विद्यमान है। SLP क्या होती है? सर स्पेशल लीव टू पिटिशन होती है। इसके अंदर अगर कोई भी केस लोअर कोर्ट्स में, हाई कोर्ट्स में या फिर किसी भी स्टेजेस पे हो तो वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर सुना जा सकता है। ओके, ये कौन से अनुच्छेद के तहत राइट आपको मिलता है? आर्टिकल 136 के तहत। 136 में, ठीक है। एक आर्टिकल 129 आपने पढ़ा होगा, जी सर। क्या लिखा हुआ है इसमें?
सर उसके अंदर है कि जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट हो गए, कोर्ट ऑफ सुप्रीम कोर्ट है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड है, और जो केसेस की जजमेंट है वो परपेचुअल मेमोरी के लिए यूज होते हैं, और साथ में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की भी इसके अंदर। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को डिफाइन करने के लिए कोई एक्ट बना हुआ है क्या? जी सर, इसके लिए बना हुआ है, बट मुझे एग्जैक्टली अभी इसके बारे में आइडिया। अच्छा, उच्च न्यायालय में आप अभी काम कर रहे हैं, तो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने के लिए कुछ योग्यताएं हैं, वो क्या क्या है? सर इसके अंदर है कि फर्स्ट तो है सिटीजन ऑफ इंडिया होने चाहिए, हम्म, सेकंड 10 साल तक एडवोकेट रहे हुए हैं, और 10 साल तक अगर वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या फिर 10 साल तक उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या फिर सब्सिक्वेंट कोर्ट्स के अंदर में उनकी सर्विस हुई है। और सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए क्या योग्यताएं हैं? सर सुप्रीम कोर्ट के लिए फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, और 7 इयर्स के लिए जजेस होने चाहिए, जजशिप होनी चाहिए। और 7 ईयर है या 5 ईयर्स है? सर अभी मुझे इस अच्छा, बात, चलिए आगे बोलिए। और साथ में एमिनेंट जूरिस्ट के लिए भी की भी है उसके अंदर, जो प्रेसिडेंट के। क्या वो वकालत अगर किया हुआ है कहीं पे हाई कोर्ट्स और इनमें, तो भी बन सकते हैं क्या? जी सर, शायद 10 साल का उसके अंदर प्रोविजन है। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन आर्टिकल 131, तो इसके तहत ये आरंभिक अधिकारिता जिसको ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन कहा गया, ये क्या चीज है सर और इसका महत्व क्या है हमारी डेमोक्रेसी के लिए और संघीय व्यवस्था के लिए? सर ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन का मतलब है कि बिना किसी अपील के बिना डायरेक्ट जो केसेस सुप्रीम कोर्ट के अंदर फाइल हो सकते हैं वो ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन में आते हैं, जो कि एक्सक्लूसिव होते हैं। और फेडरल स्ट्रक्चर में इसकी ये है कि इसके अंदर में जो स्टेट वर्सेस यूनियन के, स्टेट 1 और 2 स्टेट्स वर्सेस यूनियन या फिर स्टेट वर्सेस स्टेट की जो केसेस है वो सारे ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन के अंदर आते हैं। सर आप थैंक यू सर। सिविल इंजीनियरिंग में आपने बीटेक किया है, मुझे एक बेसिक डिफरेंस बताइए सिविल इंजीनियर और आर्किटेक्ट के बीच में। सर सिविल इंजीनियरिंग के अंदर में जो स्ट्रक्चर रिलेटेड और जो डिजाइनिंग, जो स्ट्रक्चर रिलेटेड और जो कि कैलकुलेशंस रिलेटेड जो चीज़ें होती है वो ज़्यादा होती है, और आर्किटेक्ट में जो बेसिक डिजाइनिंग और उसका एस्थेटिक व्यू ज़्यादा देखा जाता है आर्किटेक्चर में। कंक्रीट किसे कहते हैं? सर कंक्रीट एक मिक्सचर होता है जिसके अंदर में फाइन एग्रीगेट्स, कोर्स एग्रीगेट्स, सैंड का जो एक और सीमेंट का जो एक स्पेशल प्रोपोर्शन होता है उसके तहत बनता है। मुझे ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले में अंतर बताइए। सर अभी मुझे इस बारे में करेक्ट नॉलेज। चलिए कोई बात नहीं। व्हाट आर द डिजायरेबल प्रॉपर्टीज ऑफ द स्टील? सॉरी सर, अभी मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है इनके बारे में। जयपुर के रहने वाले हैं? जी सर। जयपुर को पिंक सिटी के नाम से भी जानते हैं, क्यों? सर पिंक सिटी के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि जो किंग एडवर्ड जब विजिट के लिए आए थे तो सवाई राम सिंह जी ने हॉस्पिटलिटी दिखाने के लिए जयपुर को पूरे पिंक कलर से रंगवा दिया था, इसीलिए इसको पिंक सिटी के नाम। अच्छा, एक और सिविल इंजीनियरिंग से क्वेश्चन था, या फिर इंजीनियरिंग से क्वेश्चन है, इंजीनियर्स डे कब मनाया जाता है? सॉरी सर, अभी मुझे इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम से आप क्या समझते हैं? सर इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम का मीन्स है कि जो कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो कि लोअर कोर्ट से वो एक हायरार्की के सिस्टम में, बट इनके जो केसेस है वो एक दूसरे के जो अपील के माध्यम से भी इसमें जा सकते हैं, और अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होगा जिसके अंदर। तो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड जो है केवल सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट्स भी एज ए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एक्ट करते हैं? सर हाई कोर्ट भी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड के तहत है। व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रिमूवल ऑफ हाई कोर्ट जजेस? सर हाई कोर्ट जजेस के रिमूवल के लिए इसके अंदर जो कॉलेजियम सिस्टम होता है उसके, सॉरी सर भी मुझे इसके बारे में पहले। चलिए कोई बात नहीं सर, प्लीज। ये जो आजकल प्रेसिडेंट को भी सुप्रीम कोर्ट कुछ एडवाइस कर रहा है, अब आपने इतने दिन में वो करना है, ये क्या उचित है? क्या जो नियुक्ति करने वाला है राष्ट्रपति, वही जिनकी नियुक्ति करने वाला, हम उनको डायरेक्शन दे रहे हैं कि आप ऐसा मत करो, उचित है ये? सर अभी हाल ही में देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के जो गवर्नर्स हैं और प्रेसिडेंट्स हैं दोनों के लिए टाइम बाउंड मैनर के अंदर में काम किया है, तो वो उसके लिए ये है कि जो 10 साल जो 2020 से जो बिल्स पेंडिंग थे तमिलनाडु के अंदर में, तो उससे रिलेटेड देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि इसको 3 मंथ्स के अंदर में बाउंड करना चाहिए। तो ये जो पीपल्स विल है उसको बढ़ाने के लिए और डेमोक्रेसी प्रिंसिपल्स पे काम हुए जाए और थोड़ा एक्सपीडिशन के साथ हुए जाए, इस वजह से ऐसे मैनर में इसको डिसाइड किया गया। ओके, चलिए आप जा सकते हैं, आपका इंटरव्यू संपन्न। थैंक यू सर।